नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफी समय हो गए वीडियोस को अपलोड किए गए भी। तो यहाँ से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम मेंस की बात करेंगे। तो जो भी पेपर है आपका जेएस पेपर 1, 2, थर्ड या फोर्थ, इन सभी आपको पेपर में जो टॉपिक्स जो है, जो बिखरे हुए टॉपिक्स हैं, स्कैटर टॉपिक्स हैं, हम उनको कवर करेंगे। ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम पेपर को देखेंगे और इस साल का पेपर देखेंगे 2022 का। जीएस पेपर 2 का देखेंगे हम कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं और उस क्वेश्चन से हम इन्फ्रेंस निकालेंगे कि जिस तरीके के क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक्स को किस तरीके से कवर किया जा सकता है। ठीक है। आपको पेपर देख के ये अंदाजा लग जाएगा। सिर्फ 2022 की ही बात नहीं है, 2022 से भी पहले 20-21 की भी हम बात करें तो पेपर देख के अंदाजा लग जाएगा कि आप जो बेसिक बुक पढ़ते हैं ना, जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से, तो इवन आजकल लक्ष्मीकांत बुक का भी उतना रिलेवेंस नहीं रहा। क्योंकि मेंस की अगर हम बात छोड़ दें, सिर्फ प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने डायरेक्ट नहीं आते, उतने सीधे नहीं आते कि उनको बनाना भी इतना आसान होगा। और मेंस की अगर बात करें तो क्वेश्चंस अलग लेवल के ही आते हैं। उन बुक्स को पढ़ के आप मेंस की क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले तो हम पेपर में देख लेते हैं कि पेपर में किस तरीके से ये आया हुआ है और क्वेश्चंस का नेचर क्या है। आपको ये पता लग जाएगा कि केवल बुक्स पढ़ के आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा पेपर देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात। तो यहाँ पर मैं पेपर दिखाता हूँ, 2022 का ही पेपर है, ध्यान रखिएगा। 2022 का ही पेपर है मेंस का और ये जीएस 2 का पेपर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बात की गई राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि आजकल जो इंसेंटिव बेस्ड प्रमोशन होता है, प्रमोट किया जाता है बच्चों को, ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे, वो किस तरीके से कितना आपको इफेक्टिव है या फिर वो कितना उसमें आपको डेवलपमेंट हुआ है या इनफेक्टिव रहा है, ये आपको एक समीक्षा तरीके से करनी है, यानी कि एनालाइज करना है। और उसके बारे में आपको विश्लेषण देना है कि अगर वो ज़्यादा सही है तो कितना सही है, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो कितनी खामियां हैं, तो उसमें आप बताएंगे। अब आप देखिएगा, ये सब मुद्दे हैं, ये सब सोशल इश्यूज हैं। ठीक है। सोशल इशू भी आपके जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है। क्या है? सोशल इशू एक टॉपिक है। ये सोशल इशू कहाँ से आएगा? ये आपको पेपर से, पेपर पढ़ते होंगे या फिर आप मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे, ये वहां से आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको बुक में तो मिलेगा नहीं। बुक में आपको एक्ट मिल जाएगा कि हाँ ये एक एक्ट है, इसके अंदर ये प्रोविजन है, लेकिन उन प्रोविजंस को सिर्फ जान के हम इस क्वेश्चन को नहीं लिख सकते क्योंकि एनालिटिकल फॉर्म टाइप का है। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं। यहाँ पर हम इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएसए ग्रुपिंग है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया पोजिशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक हो गया कि किस तरीके से इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए के साथ मिलकर अपने पोजीशन को ग्लोबल मैप में, यानी कि ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में किस तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको इंडिया के रिलेशन क्या है इसराइल के साथ, यूएई के साथ क्या रिलेशन है, यूएसए के साथ क्या रिलेशन है और क्या अभी डेवलपमेंट हुए हैं। ओके। तो ये आपको जानना जरूरी होगा और उसके हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। तो क्लीन एनर्जी एक अलग टॉपिक हो गया, ये भी आपको सोशल इश्यू के अंदर में आएगा। ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। आपको अगेन और कुछ क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ 2016 remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability। तो कहा गया है कि 2016 में ये जो एक्ट बना हुआ था, ये अभी भी एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह ही रह गया है। ना ही सरकार इसमें बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, ठीक है, और ना ही सिटीजन जो है तो वो इसमें बेहतर बेहतर तरीके से काम करिए, उनका पार्टिसिपेशन है। ओके। तो ये आपको है। अब आप एक्ट पढ़िएगा, एक्ट पढ़ा दिया जाएगा, एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है वो भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन सिर्फ प्रोविजंस इसमें नहीं लिखना है। इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से मात्र एक ये लीगल डॉक्यूमेंट बन गया है, लेकिन हकीकत में, इन रियलिटी में जो ग्राउंड है वहां पर ये फंक्शनरीज जो है वो काम नहीं कर रही है। वो किस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ डेटा वगैरह को लाना होगा। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको दिखानी होगी। अगेन ये बुक से आपका नहीं होने वाला है। और हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम, ओके, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जो आपको पता है ये डीबीटी स्कीम है। तो उसके तहत जो सरकार डिलीवरी देती है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत क्या होता है कि कई सारी स्कीम्स के तहत पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी को दिया जाता है। ये सब प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशन टू कमेंट। तो ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं, कुछ में इसमें लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या है, वो सारी इसमें बातें करनी है। ओके। तो अनेक अगेन यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक्स आपको मैगजीन से मिलेगा या फिर करंट अफेयर से मिलेगा।
ठीक है, उसी तरीके से बीम स्टेक और सार्क की बात की गई है। कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से जजमेंट दिए हैं, उन जजमेंट को भी आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो एनसीएलटी वगैरह होती है उनके क्या डिसीजन होते हैं उनको भी आप क्लब कर सकते हैं। तो अगेन ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, सारे सोशल इश्यूज हैं, अगेन ध्यान रखिएगा। अभी इन्वायरमेंट रिलेटेड है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएस पेपर 3 में मिलेगा, क्योंकि सोशल इशू है इसलिए जीएस पेपर 2 में भी है। ओके, उसी तरीके से राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, ये लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट कमेंट। अब आपके पॉलिटी की बुक में ये लिखा भी हुआ है फंडामेंटल राइट में, यहाँ एक राइट होता है कि आपके पास घूमने का, मूवमेंट का अधिकार और कहीं भी निवास करने का भी अधिकार है। ओके, पूरी इंडियन टेरिटरी में टू इंडियन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ओके, लेकिन इसमें कहा गया है कि दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ये राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि सरकार इन पर कुछ पाबंदियां लगा सकती है, लिमिटेशन लगा सकती है, उसको कमेंट करना है। ओके, कमेंट में क्या करना है, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट का वो आर्टिकल लिख के और ये लिख देना है कि ये फंडामेंटल राइट इसमें है, नहीं, उसमें फंडामेंटल राइट का वो आर्टिकल भी आपको लिखना है। ठीक है, उस आर्टिकल के अलावा फिर आपको ये बताना है कि इस तरीके से ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होगी अगर ये एब्सोल्यूट हो जाएगा तो। ओके, उसके रिगार्डिंग फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दे सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इसी चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था आपको, दिल्ली वाला जो केस था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें फिर ये जो रोहिंग्या वाला भी इशू था, मूवमेंट एंड रेसिडेंस का। ओके, फिर कश्मीरी पंडित का भी बात आता है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें काफी ऐसे जजमेंट्स हैं जहां पर आप इसको कोट कर सकते हैं। ओके, तो केवल फंडामेंटल राइट नहीं लिखना है, आपको बताना है कि अगर ये एब्सोल्यूट होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एब्सोल्यूट एंड जस्ट सपोर्टेड बाय सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसके अलावा बात करते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज्ड द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर है, जैसे कि आपको पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया था, वो एक्ट आपको पढ़ना है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। तो अब एक्ट को तो यहाँ पे लिखना है कि हाँ ये एक्ट आया हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, लेकिन वो डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से ग्रास रूट पे विजिबल है और गवर्नेंस के पूरा फ्रेमवर्क को चेंज करता है, ये आपको लिखना होगा। तो इसमें आप नीति आयोग के बारे में भी लिख सकते हैं कि नीति आयोग भी कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करता है, बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच है, सॉरी डाउन टू टॉप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर अप्रोच होता है, तो डाउन से ऊपर की तरफ है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया है। तो ये कई सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट इज द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इस समय काफी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है वाइस प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है उसको, खास करके विपक्ष के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं और खास करके बजट के अंदर सरकार क्या करती है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस या एक्ट होते हैं जिनको वो मनी बिल के अंदर लाती है, और मनी बिल के अंदर अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फिर राज्यसभा के पास ज्यादा कुछ पावर उसमें बचता नहीं है। तो उस चीज को लेके विपक्ष ने काफी क्रिटिसिज्म भी किया है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को, तो इस लिहाज से ये आपको क्वेश्चन वहां पे बन रहा था। ठीक है, तो अगेन ये आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, बुक से ज्यादा कुछ इसमें आप नहीं लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्या क्या पावर होते हैं, और लेकिन आपको इसमें लिखना है कि पावर का किस तरीके से मिसयूज हो सकता है या फिर क्या क्या आजकल एलिगेशंस लग रहे हैं, तो ऐसा उसको एलेबोरेट आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, ये भी एक कमीशन है, तो इसका लिखना है कि इसका क्या रोल रहा है फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जब इसको ट्रांसफॉर्म किया गया, तो इसका रोल क्या है। ओके, तो अगेन ये भी आपका करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं जीएस पेपर 2 की क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको देखने को जो मिले हैं वो सोशल इश्यूज से है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर सोशल इश्यूज से ही मिले हुए हैं, और सोशल इश्यू को ही क्लब किया गया है किसके साथ, पॉलिटी के साथ। पॉलिटी के साथ कैसे, जैसे कि आप वाइस प्रेसिडेंट वाला बात है, ओके, वही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाला बात है। ठीक है, ये सोशल इश्यूज से भी थोड़ा सा रिलेट हो जाता है। ओके, अदरवाइज आप इधर देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको बात आ जाती है, पॉल्यूशन से रिलेटेड बात आ जाती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आईआर की हम बात करें तो आईआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, दिस इज द वन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको इधर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। वैसे मैंने पूरा पेपर इसमें नहीं आपको इंक्लूड किया है,
मेरे पर्पस बस आपको समझाना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब इन मेंस के क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो ये एक चीज तो आपको पता लग जाएगी, केवल आप बुक पढ़ के मेंस का आंसर नहीं लिख सकते, ये तो क्लियर है। और जैसे मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए भी बताया कि प्रीलिम्स में भी अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि केवल बुक्स आप पढ़ के अब उतना रिलेवेंस नहीं रहा किसी भी लक्ष्मीकांत या फिर डी बसु, कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उनका उतना रिलेवेंस नहीं रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन अब उनको अप्लाइड क्वेश्चन की तरफ प्रीलिम्स में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिलहाल हर पेपर से ऐसे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसका कंटेंट आपको नहीं मिलता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये अभी जो सीरीज है इसमें हम जीएस पेपर 2 की बात करेंगे, और जीएस पेपर 2 में जो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है, आपको पता है ना जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है, सोशल इश्यूज आते हैं, ओके, आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एक एक वीडियोस में एक एक टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक्स बता देता हूँ जो फिलहाल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंडर में लिए जाने वाले हैं। 18 इसमें मेंशन है, लेकिन 18 ही नहीं है, इससे ज्यादा और ये बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे न्यूज में और भी टॉपिक्स आते रहेंगे वो इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर आपको स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स की बात आती है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया था यहाँ पर। जैसे कि आप साबरीमाला का टेम्पल की बात करें या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं, उनमें उनके अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो सोसाइटी में थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेटरी चीजें देखने को मिल रही है। कुछ जो सेक्शन है कम्युनिटी का वहां पर थोड़ा सा वो नाखुश है उस चीजों से। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऑर्डर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास भी किए हुए हैं, तो इसलिए टेम्पल्स के रेगुलेशंस को लेकर यहाँ पर एक मुद्दा आपको नजर आता है। उसी तरीके से एनपीआर भी काफी मुद्दे में रहा, नेशनल पोल्यूशन रजिस्टर्ड भी आसाम वाला जो मुद्दा रहा, या रोहिंग्या का मुद्दा रहा, फिर आसाम में ये बनाए दोबारा इसको अपडेट किया जाने लगा, ये भी एक मुद्दा रहा। नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन अगेन उससे रिलेटेड है। डिलिमिटेशन कमीशन, वाइस प्रेसिडेंट, कास्ट सेंसस, आप पढ़ लीजिएगा, ओके, पॉज करके, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। इसके अलावा मैंने कहा कि और भी अपडेट होता रहेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे इसमें नए टॉपिक्स ऐड होते रहेंगे, करंट अफेयर्स में आते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स, कि टेम्पल्स को लेके अगर स्टेट्स रेगुलेट करता है टेम्पल्स को, तो टेम्पल्स ही नहीं, टेम्पल्स के अलावा और भी जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस हैं टेम्पल्स के अलावा, जैसे कि मस्जिद हो गई, गुरुद्वारे हो गए, क्रिश्चियन चर्च वगैरह हो गया, इन सब की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम टेम्पल्स की ही बात करेंगे, क्योंकि और दूसरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को लेके अभी उतना कोई कंक्रीट हमारे यहाँ लॉ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स, स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मैं आपको पहले बता दूं वो क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं और बहुत सारे वेल्दी टेम्पल्स हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ही संपत्ति है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल संपत्ति हो। ओके, तो उनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर कभी स्टेट इंटरवेन करता है। तो पहली चीज तो कि क्या क्या इश्यूज आते हैं रेगुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर सरकार को मंदिरों को रेगुलेट करना चाहिए या नहीं, तो दो बातें आती हैं। एक तो फेवर में बात होगी कि स्टेट इन मंदिरों को रेगुलेट करे या ना करे, दूसरा बात होगी कि अगेंस्ट की भी बात होगी, दूसरा हमें पहलू भी देखना है कि सरकार को ज्यादा इंटरवेन क्यों नहीं करना चाहिए, ये एक मुद्दा आता है। और इसमें अलग अलग डायमेंशंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि अगर हम फेवर में बात करते हैं तो उसके क्या डायमेंशंस होंगे, अगेंस्ट में अगर बात करते हैं कि हाँ स्टेट को रेगुलेट नहीं करना चाहिए तो उसके क्या डायमेंशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम लास्ट में एक वे फॉरवर्ड देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कि एक बीच का रास्ता होना चाहिए जहाँ पे सरकार उस हद तक उसमें इंटरवेन ना करे, उसमें रेगुलेट करने की बात ना करे जहाँ तक कि कोई समस्या पर्टिकुलरली क्लियर ना होती है। तो कहने का मतलब है कि काफी हद तक सरकार को इंटरवेन नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ एक लेवल के बाद जब कोई परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है कि अब उसमें इंटरवेन करना जरूरी है, देन स्टेट कैन इंटरवेन। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से, ओके, और होलिस्टिक रूप से, और एक पूरा फ्रेमवर्क होगा हमारे क्वेश्चन आंसर के टाइप का, कि यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आप नोट कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, आपको नोट करना है। सो कॉपी और पेंसिल या पेन लेके बैठिएगा और नोट करते चलिएगा जो मैं आपको चीजें बताऊंगा। ओके, चलिए, अब आपको पता है ना कि इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स, और खास करके आप देखेंगे कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स काफी वेल्दी टेम्पल्स है। ये आपको टेम्पल एक जो नजर आ रहा है यहाँ पे, इस टेम्पल का नाम आपको पता होगा, तिरुवनंतपुरम में है ये, ठीक है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इसका नाम है।
अगर इसकी हम वेल्थ की बात करें कि कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास, तो करीब 1,20,000 करोड़ की इसका वेल्थ है। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा वेल्थ है ये? 1,20,000 करोड़ इसका वेल्थ है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, जैसे कि हम वो बात बात करते हैं, शिरडी टेम्पल हुआ, शिरडी साईं बाबा वाला आपको प्लेस हुआ। इसके अलावे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको केरला के बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स आपको नजर आएंगे। ओके, इसके अलावा आपको तिरुपति बालाजी वाला टेम्पल है, ठीक है, तिरुपति बालाजी का टेम्पल है। इनके पास, यानी कि कुल मिला के जो इंडियन टेम्पल्स हैं उनके पास वेल्थ काफी ज्यादा है। और इतना जब लाखों करोड़ों में जो वेल्थ उन्हें होने लगती है, तो उसको लेके एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि किस तरीके से उस वेल्थ का मैनेजमेंट होना चाहिए। कहीं करप्शन न क्रिएट हो जाए, उस वेल्थ का यूज कहीं गलत चीजों में ना होने लगे, तो ये भी एक समस्या आपको लेके आती है। उसके अलावा जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, जैसे कि आपको साबरी वाला मंदिर जो था, तो साबरीमाला जो मंदिर था, उसको लेके ये था कि एक पर्टिकुलर एज तक जो महिलाएं हैं वो इंटर नहीं कर सकती हैं, उसके बाद इंटर कर सकती हैं, क्योंकि उनको बायोलॉजिकली इम्प्योर हो जाती हैं, वो ऐसा माना जाता था। तो ये जो सोशल नॉर्म्स हैं, इन सब चीजों को भी ध्यान में रख के सरकार क्या करती है, इंटरवीन करती है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी इस तरीके को देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब हमें क्यों जरूरत है इसको रेगुलेट करने की, या फिर क्यों जरूरत नहीं है, दोनों पक्षों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर नीड फॉर स्टेट रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स, कि आखिर क्यों जरूरत है कि स्टेट टेम्पल्स को रेगुलेट करें। आखिर अब यहाँ पर क्यों बात है, क्यों रेगुलेट करना चाहिए? तो इसमें हम मोटा मोटी 4 बातों को कंसिडर करेंगे। सबसे जो पहली चीज है इसमें कंसिडर करेंगे, वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जो आएगा, आप लिखते चलिएगा साथ ही साथ में, वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि उसका प्रबंधन, उसका देखरेख किस तरीके से होना चाहिए उस मंदिर का, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी सरकार क्या करती है, उसमें इंटरवीन करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। किसका एडमिनिस्ट्रेशन? मंदिर का। तो किस तरीके से? एक तो पहली चीज आती है कि पूरे एक एसेट का मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि जो मंदिर का आपको मैनेजमेंट है, जो कि आपको पूरा मंदिर की देखरेख करता है, मंदिर के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनकी देखरेख करता है। ये एक बातें हो गई। और एक दूसरी बात हो जाती है फंड। जैसे हमने देखा कि इन मंदिरों के पास बहुत सारे पैसे हैं, और इतने वेल्थ है कि आपको अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना वेल्थ है उनके पास। तो उस फंड का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि उसको रेगुलेट करने के लिए भी सरकार को इंटरवीन करने की जरूरत होगी। तो अभी हम फेवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 चीजों की बात करेंगे। फर्स्ट थिंग क्या हो गया कि इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स। फर्स्ट थिंग इज इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स, ये पहला चीज हो गया। ठीक है, तो इफिशियंट मैनेजमेंट टेबल्स के मतलब उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस किस तरीके के होने चाहिए, ये सारा हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो बिल्डिंग वगैरह है टेम्पल की, उस तरीके का किस तरीके से देखरेख होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो सरकार ने क्या किया है कि इसके लिए कुछ रूल्स बनाए। सरकार ने ऑलरेडी रूल्स बना रखे हैं कि इन चीजों को किस तरीके से देखरेख करना चाहिए। और इसके लिए एक एक्ट है जिसका नाम है चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट। ठीक है, क्या नाम है? चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट। चैरिटेबल इंडोमेंट, तो चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट के अंतर्गत सरकार ये व्यवस्था करती है कि किस तरीके से सरकार जो है वो मंदिरों के देख रेख के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए कानून बना सकती है। तो इसके अंदर कुछ प्रोविजंस वगैरह बताए, तो उसके अंदर में नहीं जाना है, बस आपको पॉइंट रखना है। क्योंकि देखिए यूपीएससी क्या होती है ना, यूपीएससी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा वो कंटेंट खोजती है, उसको बहुत सारा कंटेंट नहीं, उसको वैरायटी चाहिए। अगर आप एक आंसर लिख रहे हैं ना, तो उस आंसर के अंदर में 10 वैरायटी दिखाइए, ये ना कि एक ही टॉपिक लिख के पूरा उसमें अपने कहानी लिख दिया। यूपीएससी को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, तो एक टॉपिक डालिए, उसमें 2-3 लाइन लिखिए, दैट्स फाइन, 2 लाइन हो गया, उसके बाद आगे बढ़िए। तो उसको वैरायटी चाहिए होता है। तो फर्स्ट इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स, जिसमें रूल्स रेगुलेशन, बिल्डिंग्स इत्यादि जो उनके होते हैं, उनके कैंपस वगैरह जो होते हैं, उसके देख रखाव के लिए होता है। इसके लिए सरकार ने एक चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होगी एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें होता है फंड। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, इसमें हो गया फंड। अब आपको पता है कि जो मंदिर है इनके पास जितना इतना फंड है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाहे आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, पद्मनाभ स्वामी
टेम्पल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको 1,20,000 करोड़ बताया, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ये जो इतना फंड होता है, इसको मैनेज करने के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो फंड है, इनका कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ना हो पाए। ठीक है, इसलिए जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती हैं, उनको रोकने के लिए भी यहाँ पे सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट के तहत यहाँ पे कुछ कदम उठा सकती है, या सरकार को उठाना चाहिए, एक नीड है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सरकार को ये काम करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा पॉलिटिकल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये देख सकते हैं कि अब बेसिकली हमारा जो इंडिया नेशन है, वो एक सेक्युलर नेशन की तरफ पे जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंश्योर करना कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी सेक्युलरिज्म को फॉलो करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, हम आजकल मस्जिद में भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे में भी आप जा सकते हैं। ओके, बहुत लोग जाते भी हैं। आप फिर 25 दिसंबर को चर्च वगैरह में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। तो ये जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस है, ये दूसरे धर्मों के साथ कहीं भेदभाव ना करें, उनको एंट्री ना होने दें। ओके, उनको लेके ये सारी चीजें रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इंडिया एज ए स्टेट इज अ सेकुलर स्टेट। तो इसलिए ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको रेगुलेट करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ इंडियाज सेक्युलरिज्म। ठीक है, नेचर ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म की जो स्टेट्स हैं, वो इंश्योर करें कि रीजन इंस्टीट्यूशंस ये सेक्युलर का जो भाव है उसको फॉलो करें। क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें, आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा कि जब अगर हम को क्लासिफाई करते हैं कि जो वेस्टर्न स्टेट है, वेस्टर्न स्टेट्स यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और वहीं हमारे इंडिया की बात करें, तो इन दोनों के सेक्युलरिज्म में फर्क है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है ना, कि वहां पर स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है वहां पर। स्ट्रिक्टली आपको स्ट्रिक्टली जो होता है वो सेपरेशन को फॉलो किया जाता है। वेस्टर्न कंट्री में स्ट्रिक्टली सेपरेशन को फॉलो करते हैं स्टेट और रिलीजन के बीच में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। इंडिया में जो स्टेट है और जो रिलीजन है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट ये सेपरेशन वाली भावना इंडिया के स्टेट में नहीं है। इंडिया में क्या है कि सरकार जो है वो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट भी देती है, उनको रिकॉग्नाइज भी करती है। ओके, उनको आपको पता है कि उसके लिए स्पेशल व्यवस्था भी कराई जाती है, कोई पर्व त्योहार हो, कोई कुछ ऐसा हो, तो उसके लिए सरकार अलग से व्यवस्था भी करती है। तो हमारे यहाँ सरकार एकदम आपको पार्टिसिपेट करती है रिलीजियस एक्टिविटीज में भी, और उनको सपोर्ट भी करती है। यही वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता है। तो हम अपने यहाँ क्या है ना, कि सेपरेशन की भावना के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री जैसे सेपरेशन की भावना के साथ काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है कि जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बेहतर परफॉर्म करने के लिए भी सरकार को इंटरवेन करना पड़ता है, टू मेंटेन द सेक्युलरिज्म नेचर ऑफ स्टेट और सोसाइटी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आ गया जो कि आपका पॉलिटिकल के अंदर में आता है। इसके अलावा बात आ जाती है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस। सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाएगा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम समझते हैं विस्तार से। अब आपको पता है कि जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, और उसकी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लेटर एंशियंट टाइम, इंडिया की बात कर रहे हैं। लेटर एंशियंट टाइम की बात करें, लेटर एंशियंट समय की बात करें, या हम अर्लियर आपको मेडाइवल की हम अगर बात करें, तो ये सब ऐसा समय है ना जहां पर आपको लैंड ग्रांट देखने को मिलता था। ठीक है, लैंड ग्रांट दिया जाता था, किनको दिया जाता था, जो प्रिस्टी क्लास है, प्रिस्ट वगैरह है, यानी कि ब्राह्मण है, उनको मिलता था। कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी मिलता था। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि टेम्पल्स वगैरह हो गए, उनको मिलता था। ओके, बुद्धिस्ट कुछ साइट्स हो गए, उनको मिलता था। जैनिस्ट साइट्स हो गए, उनको मिलता था। ओके, इसके अलावा जो नॉन
नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी मिलता था। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे, तो ऑफिसर्स वगैरह को भी क्या होता था कि लैंड ग्रांट दिया जाता था। तो ऑफिसर्स की हम बात नहीं करेंगे, नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि टेम्पल्स वगैरह हो गए। तो टेम्पल्स वगैरह को लैंड ग्रांट दिए जाते थे, ओके, सरकार के द्वारा। तो उस सरकार इन द सेंस कि उस समय जो भी राजा वगैरह होते थे वो लैंड ग्रांट करते थे। तो कभी कभी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड नहीं, कभी कभी कुछ पूरे गांव को ही दान दिया जाता था टेम्पल्स को। तो इसकी वजह से क्या होता था कि टेम्पल्स के पास एक बहुत बड़ी इमेबल प्रॉपर्टी हो जाती थी लैंड की। और इस वजह से क्या होता था ना कि वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता था उस पूरे एरिया में एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता था, इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता था। जो वहाँ की इकोनॉमी, जो वहाँ की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, इन सभी को मैनेज करने का काम करता था। ठीक है, तो अभी ये जो किसको मिलता था लैंड ग्रांट, सबको मिलता नहीं था। किसको? प्रिस्टली क्लास को मिलता था, जनरली वही लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे। तो एक्चुअली इससे क्या हुआ ना कि एक ऐसा तबका, एक ऐसा सेक्शन क्रिएट होगा जो कि मंदिर के, टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को वो संभालने लगा। ठीक है, जो ब्राह्मण क्लास था वो क्या कर होने लगा कि एक ऐसा सेक्शन क्रिएट हुआ कि जो टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने लगा। और इसकी वजह से क्या होता होता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नीचे के तबकों में देखने को मिलता है। तो और बाकी जो सेक्शन थे ना सोसाइटी के, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है, और ये काफी लंबे समय तक चलता है। ठीक है, इवन अभी तक भी होता है वो चीज, जबकि इसके लिए बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। ओके, वो सब अलग बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रस्टीज होते हैं ना, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में आपने सुना होगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं जो इन मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हम क्या करें कि सभी सेक्शन के लोगों को अगर हम बैठाएं तो कहीं ना कहीं हम कर ये आपको व्यवस्था कर सकते हैं कि जो दूसरे सेक्शन के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा है ना, उसको हम क्या करें कि कम कर सकते हैं। ठीक है, या बाय द टाइम हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर सभी सेक्शन के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। वाई? बिकॉज टू रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन अमाउंट डिफरेंट सोसाइटीज और कम्युनिटीज और सेक्शंस, यू कैन राइट। ठीक है, तो इस वजह से भी सरकार को इंटरवेन करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था लेके आनी चाहिए ताकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में ये सारी व्यवस्था की जाए। इसके लिए एक सरकार ने एक कानून भी बनाया है, मैं वो भी आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल में एक कानून है, तो इसी में आप लिखिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। एक कानून है तमिलनाडु, तमिलनाडु, आप तमिलनाडु पूरा लिखिएगा, तमिलनाडु HRC एक्ट, HRC एक्ट। ये एक एक्ट है जिसमें ये कहा गया है, ठीक है, कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होंगे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को जो अपॉइंट एक कमेटी करती है, okay, एक कमेटी होती है जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है, और वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या होता है कि मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, तो एक जो कमेटी है, इस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो व्यवस्था की गई, इस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, और यही कमेटी क्या करती है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है। और यही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या होते हैं कि मंदिर के मैनेजमेंट का काम करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम वो देखते हैं। तो इसमें व्यवस्था की गई कि ये जो कमेटी में 3 मेंबर है ना, इन 3 में से एटलीस्ट वन, इन 3 में से एटलीस्ट वन SC या ST कम्युनिटी से आने चाहिए। ठीक है, ये जो एक्ट है द तमिलनाडु HRC एक्ट, इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो कमेटी है, 3 मेंबर की कमेटी, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को चुनती है, और वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो इस कमेटी में 3 मेंबर, और 3 मेंबर में कम से कम 1 मेंबर जो होगा वो SC या ST कम्युनिटी से आना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था यहाँ पे सरकार ने की। आपकी समझ में आया? तो ये दूसरी व्यवस्था पॉलिटिकल वाली चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। चलिए, आई होप आपने लिखा होगा। इसके अलावा हम थर्ड बात करते हैं सोशल। थर्ड टॉपिक इज थर्ड इज सोशल। तो सोशल में क्या होगा? सोशल इज वेरी सिंपल, सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें सबरीमाला मंदिर का नाम लिख सकते हैं कि वहां पर ये था ना कि लगभग 45 ईयर एज तक की जो महिलाएं हैं उनको एंट्री नहीं मिलती थी। ठीक है, अप टू
एज अप टू एज ऑफ 45 ईयर्स वीमेन रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। वाई? ड्यू टू बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी, क्योंकि उनको पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उसको इम्प्योर समझा जाता है। ओके, तो इस वजह से उनको एंट्री नहीं मिलती है। इसी वजह से अब इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम है, तो वर्ण सिस्टम में जो नीचे आता है ना, उसको मंदिरों में प्रवेश आपको नहीं दिया जाता है। अभी भी बहुत सारी जगहों पे वैसे है, ठीक है। हाँ, लेकिन अब उतना वो नहीं रहा, लेकिन कहीं कहीं सुनने को आपको ये मिल जाता है। तो सोशल रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर सरकार को इंटरव्यू करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हटा देता हूँ, ठीक है। लिखते चलिएगा साथ साथ में, इसको हटा देता हूँ। ठीक है। फोर्थ इज इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल कैसे? जैसे जैसे हमने बात की कि इन टेम्पल्स के पास क्या है कि बहुत ज्यादा वेल्थ है। क्या है? वेल्थ है बहुत ज्यादा। तो अब ये टेम्पल्स क्या होते हैं ना, इन टेम्पल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो ये एक्टिविटीज से क्या होता है कि लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ की, ठीक है, जो लोकल लोग हैं, उन लोगों को कुछ आप रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयमेंट आप दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड का कुछ मीडियम आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मंदिर होते हैं, मंदिर को धोने पोछने के लिए आपको एक आदमी की या कितने भी आदमी की जरूरत हो उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ओके, मंदिर में पूजा करने के लिए जो आपके पूजा के मटेरियल्स होते हैं उसको बेचने के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा। फूल बेचने वाले लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे लंगर वगैरह लगते हैं मंदिरों में, तो उसको बनाने के लिए कुक वगैरह की व्यवस्था होती है, तो वो भी एक रोजगार जनरेट होता है। ओके, तो ये इससे क्या होता है ना कि आप जो है कि उस जो लोकल कम्युनिटी है, ओके, जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों को लाइवलीहुड का एक मीडियम प्रोवाइड होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मंदिर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है, तो उसके लिए आपको जो लेबर्स होते हैं या फिर जो भी आर्टिशियंस वगैरह होते हैं उनको मिलता है। ओके, तो ये इकोनॉमिकल तौर पे भी आपको मंदिर क्या होता है कि यहाँ पर काम करता है। तो इस सब को रेगुलेट करने के लिए भी सरकार के इंटरवेंशन जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि मंदिर किसी को हायर करता है, उसको मिनिमम वेज के तहत जितना सरकार ने तय किया है वो वेज नहीं मिलता है, कम मिलता है। ओके, मंदिरों के अंदर आपको इस तरीके का इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे सरकार को इंश्योर करनी होती है कि वो सब चीजें ना की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हमने देखे, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, ओके, सोशल एंड इकोनॉमिकल। इन चारों पॉइंट के तहत हमने अलग अलग पॉइंट देखे कि सरकार को क्यों टेम्पल्स को रेगुलेट करना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गई कि फेवर में कि हाँ, ये रीजन है जिसकी वजह से सरकार को यहाँ पे रेगुलेट करनी चाहिए। अब बात आती है कि रेगुलेशन की बात तो हो गई कि सरकार को रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन अब सरकार को रेगुलेट क्यों नहीं करना चाहिए? अगेंस्ट वाली भी बात है, दोनों पक्ष को आपको ध्यान में रखना होगा, और बातें होती है तो दोनों पक्ष की भी होती है। तो ये सब चीजें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, आप हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही चलते चलते कि हाँ आज कोई मुद्दा हो सकता है इंटरव्यू आपके, जब आपका इंटरव्यू हो उसके 2 दिन पहले कोई मुद्दा हो गया और टेम्पल से रिलेटेड या इस तरीके से चीजों से, तो न्यूज़पेपर में वो रहता है, 4-5 दिनों तक वो मुद्दे रहते हैं। तो कोई आपका मेंबर आपसे पूछ सकता है कि हाँ ये टेम्पल है, इस स्टेट्स में सरकार ऐसे करने को सोच रही है, क्या ये सही है या नहीं है? अगर सही है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? तो ये सब पॉइंट भी वहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काफी मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इश्यूज एसोसिएटेड विद द स्टेट रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स, यानी कि सरकार को क्यों रेगुलेट नहीं करना चाहिए, या फिर सरकार अगर रेगुलेट करती है तो क्या क्या यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलेगी। तो यानी कि हम यहाँ पर अगेंस्ट में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 3 टॉपिक लेंगे, इसमें भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पॉलिटिकल। फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में क्या क्या आपको टॉपिक्स आ जाएंगे? पॉलिटिकल में तो एक चीज आ जाती है कि जो टेम्पल बॉडीज है उनका पोलिटिसाइजेशन हो गया। जैसे आजकल ज्यादातर लोगों को देखिए, जैसे बहुत सारे बाबा हैं आजकल, जितने भी बाबा आपको घूम रहे हैं, आपको बाबा देखने को मिल रहे हैं, ये सब क्या है? ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं। पॉलिटिकल पावर इनके पास बहुत हो जाता है। तो ये जो अगर सरकार का उसमें इंटरफेरेंस होगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में,
तो फिर सरकारी लोग उसमें आएंगे। ठीक है, फिर सरकारी लोग इन द सेंस की सरकार अपने फेवरिज्म करने वाले जो लोग हैं उनको उसमें बैठाएगी, ओके, बोर्ड में या एडमिनिस्ट्रेशन में मंदिरों के। तो इससे क्या होगा, वो लोग जो क्या करेंगे ना कि अब मंदिर क्या होगा, वहां से सरकार को फेवर करना स्टार्ट करेगा। किसी भी तरीके से कर सकता है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे कर सकता है, पैसे के बेसिस या फंडिंग के बेसिस पे कर सकता है। ओके, तो किसी भी तरीके से कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर सरकार को इंटरवेन नहीं करना चाहिए, ये एक बात यहाँ पे लिख के आती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल में लिख लीजिएगा, पोलिटिसाइजेशन ऑफ टेम्पल बॉडीज, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा। इसके बाद दूसरा मुद्दा आता है कि डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन। आपको पता है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 15, 14 के अंदर में राइट टू इक्वालिटी और 15 के अंदर में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये सारी व्यवस्था की गई है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जब सरकार अगेन अपने लोगों को रखती है ना, तो हमारे यहाँ बेसिकली एक मान्यता है। मान्यता क्या, आप एक कह लीजिए कि एक टैबू है कि जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके पास थोड़ी सी सोचने समझने की क्षमता कम होती है। यानी कि कम होती नहीं है एक्चुअली उनके पास, वो इफिशियंट तरीके से काम नहीं करते, वो डिसीजन नहीं लेते हैं इफिशियंट तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास कैपेबिलिटी कम है या नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कहीं आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसी में सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपको, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। इसमें आप लिख सकते हैं आर्टिकल, जैसे मैंने कि 14 बताया राइट इक्वालिटी है आपके अंदर, आर्टिकल मैंने 15 बताया जिसमें कि रिलीजियस ग्राउंड पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ये सब आपको पता ही होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा भी है। यू कैन राइट आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 में आपको प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये आपको पॉलिटिकल मुद्दा इसमें हो गया। अब एक दूसरे मुद्दे की अगर हम बात करें, तो दूसरा जो मुद्दा आता है उसमें सोशल मुद्दा है। ठीक है, दूसरा क्या मुद्दा है, दूसरा है सोशल मुद्दा। तो सोशल मुद्दे में भी आपको कई तरह की चीजें आएंगी। एक होता है जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, पहला चीज आपको जेंडर इनइक्वालिटी का, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी का मैं जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो हायर डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है, आपको वहां पे विमेन पार्टिसिपेशन काफी कम देखने को मिलता है। और इवन जो गवर्नमेंट बॉडीज है वहां पर भी आप देख लीजिए, गवर्नमेंट बॉडीज में भी आपको जनरली देखने को मिलेगा जो हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनके पास विमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो अगर सरकार इसमें इंटरवीन करती है तो अगेन वहां पर मेल डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिल सकता है हायर डिसीजन मेकिंग बॉडीज में। तो दैट्स वाई यहाँ पर जेंडर इम्पैरिटी या फिर जेंडर इनइक्वलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आप लिखिएगा सोशल में, सोशल के फर्स्ट पॉइंट में जेंडर जेंडर इनइक्वालिटी लिखिएगा। तो जेंडर इनइक्वालिटी में आप एक पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ वीमेन एट हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक लाइन लिख लीजिएगा उसमें जेंडर इनइक्वालिटी में कि एब्सेंस ऑफ वीमेन इन हायर या हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट, लैक ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट। अब बेसिकली मंदिर में कौन से लोग होने चाहिए, मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में वो लोग होने चाहिए जिनका स्पिरिचुअल लगाव हो, स्पिरिचुअल रिलेशन हो। ओके, तभी वो ज्यादा उसको क्या कर सकते हैं ना कि रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अब कोई बाहर का आदमी आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसका कोई रिलीजन के साथ लगाव नहीं है, वो नास्तिक हो गया, भगवान को नहीं मानने वाला हो गया, तो फिर वो क्या करेगा ना, पूरी बॉडी के अंदर अंदर में वो एक अलग तरीके के वाइब या अलग तरीके का वो प्रोपेगेंडा या एजेंडा वो चलाएगा। ओके, तो फिर उसकी किसी के साथ बनेगी नहीं, अगेन फिर बॉडी क्या होगी, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो ये जरूरी है कि एक ही मानसिकता वाले लोग अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं तो कम से कम रिलीजियस चीजों से लगाव रखने वाले लोगों का वहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो ये चीज आपको कमी देखने को मिल सकती है गवर्नमेंट अगर उसमें इंटरवीन करती है तो लैक ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट, ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पे। इसमें आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं लैक ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट में, पीपल विदाउट स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी
कैन हार्म, एक लाइन लिखिएगा, पीपल विदाउट स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी कैन हार्म legacy of temples and capacities to manage. People without spiritual connectivity can harm मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, legacy of temples and capacities to manage, यानी कि मैनेजमेंट। तो टेम्पल के लेगेसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कल्चरल जो उसके फेथ है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसकी वजह से पूरी मैनेजमेंट बॉडी के अंदर में क्या होगा कि आपको एक इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो मैनेजमेंट करने में भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। दैट्स राइट, कैपेसिटी टू मैनेज। इसके अलावा थर्ड पॉइंट लिखिएगा इसी में। तो अगेन सेम चीज है कि इससे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो जो आपका पावर होगा वो एक तरीके से सेंट्रलाइज हो जाता है, और बेसिकली मंदिर में रहने वाले जो लोग होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रिलीजन, कल्चर, इन सब चीजों से रिलेटेड वो लोग होते हैं। तो अगेन यहाँ पर डिसकनेक्टिविटी वाली भावना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रिलीजन टू कल्चरल फेथ। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट उसी में लिखिएगा, एंड ट्रेडिशन, वो भी लिख सकते हैं, इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मंदिर क्या होते हैं ना कि टाइम टू टाइम ये डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज आपको फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, जो भी पर्व त्योहार होता है या जो भी कोई स्पेशल दिन होता है, जिस दिन किसी डायटी का कुछ स्पेशल दिन हो, जैसे कि मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, गुरुवार या होते हैं ना, या फिर पर्व त्योहार के दिन कोई चीजें हो गई, तो मंदिर क्या करते हैं, अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, या फिर लंगर ऑर्गेनाइज करवाते हैं मंदिर के अंदर, और भी इंडिविजुअल लोगों की भी पूजा होती है। आप जाइए, आपको पूजा करवाना हो मंदिर के अंदर, तो आप एक ब्राह्मण को लेकर पूजा करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये काफी डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या होगा ना कि पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा, तो ये सब जो डे टू डे वाली वर्क होती है ये अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, दैट्स वाई अनड्यू इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। तो उसमें आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि इंटरप्शन ऑफ एंशियंट लीनेज ऑफ प्रिस्टहुड, जो ब्राह्मण का एक चला आता है ना, ब्राह्मण का बेटा फिर ब्राह्मण बन के वही जजमाने वाला काम करता है, फिर वही पूजा पाठ ही कराता है, तो वो सब चीजें क्या होती है कि अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इंटरप्शन ऑफ एंशियंट लीनेज ऑफ प्रेस्टिहुड या डिसकंटिन्यूइंग यूजेस ऑफ टेम्पल कलेक्शंस टू सेट अप विद पाठशाला, जैसे कि बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं ना, उनके अपने स्कूल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो वो स्कूल्स या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको पढ़ाने के, वो चलाने के लिए भी फिर उनके पास उनकी उतनी अथॉरिटी नहीं रह जाएगी। ओके, तो ये सब आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। आपने लिखा कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो मैंने बोला अभी, लाइक इंटरप्शन ऑफ एंशिएंट लीनेज ऑफ प्रीस्टहुड, और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टेम्पल कलेक्शन टू सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचिंग इंडियन फिलोसफी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये दो चीजें हो गई सोशल। इसके बाद थर्ड है कि आप लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट करप्शन। तो भाई जहां पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वहां करप्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, जहाँ पे सरकार का इंटरफेयर, वहां पे करप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहला चीज तो करप्शन प्रैक्टिसेस ऑलवेज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज वर इन्वॉल्व इन केसेस ऑफ मिस एलोकेशन ऑफ टेम्पल फंड्स। सबसे पहला चीज, ये जो फंड होगा उसका मिस एलोकेशन होगा, जो लैंड्स होते हैं उनका होगा, आइडल थेफ्ट वाली चीजें भी देखने को मिलती है। कोई एम्प्लॉय ही मंदिर के आइडल जो मूर्ति है उसको गैप करवा देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आपको फंड एलोकेशन आ गया। ठीक है, फंड एलोकेशन आ गया। इसमें आपको लैंड एलोकेशन हो गई, या लैंड के यूजेस वगैरह हो गए। ठीक है, ये आपको तो देखने को मिलेगा, या फिर आइडल जो मूर्ति वगैरह होती है उनके थेफ्ट वगैरह जो होंगे, वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड टॉपिक भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लिख सकते हैं कि वैसे जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होती है ना, वो किसी भी मंदिर या इस तरीके जो कल्चर हेरिटेज होते हैं उनको मेंटेन कर नहीं पाती, क्योंकि उनका एक्चुअली क्या होता है ना कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है एम्प्लॉयज की, जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशन की जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, तो वो आपको मेंटेन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे लिखिएगा इसी में। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट, और उसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स कि सरकार को क्यों इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज सॉल्यूशन, कि अब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कि सरकार को इंटरवेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि जो स्पिरिचुअल कंटेंट है, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी एक डोमेन है और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है, इन दोनों के बीच में एक दीवार होनी चाहिए। ठीक है, एक, ताकि ये दोनों मिक्स ना हो पाए, दोनों मिक्स होंगे ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे मेंटेनिंग अ ग्लास वॉल, मेंटेनिंग अ ग्लास वॉल बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि डायरेक्टली इंटरवेन ना करे, सरकार क्या करे कि यहाँ पर इनेबलर की तरह काम करे, सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड वर्क एज enabler and supporting इंस्टीट्यूशन। डायरेक्ट इंटरफेयर ना करके सरकार एक इनेबलर या फिर सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे। सेकंड लिखिएगा बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशन इंटरनली, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस इंटरनली। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको इंटरनली क्या करें कि आप स्ट्रेंथन करें। उनके जो वर्कर्स हैं, जो भी लोग वहाँ पे आप लोग काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनको हम क्या करें, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करें, उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ये ना कि अपने आदमी को ले जाके वहाँ पे बैठा दें। ठीक है, तो बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन इंटरनली, टेम्पल्स ऑन हब एंड स्कोप मॉडल, हब एंड स्कोप मॉडल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हब स्कोप समझते हैं ना कि ये एक हब होता है और ऐसे स्पोक होते हैं, जैसे साइकिल होता है ना या व्हील कोई भी होता है, उसमें इस तरीके से निकला होता है। कहने का मतलब कि ये जो हब जो होगा, हब में एक बड़ा टेम्पल है। ठीक है, अब बड़ा टेम्पल क्या होगा, उसके पास बड़ा वेल्थ है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा सा आपको ज्यादा जोर देना होगा। तो ये जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये अपने जो मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और उसके बाद क्या हो कि इसके अलावे जो छोटे छोटे मंदिर हैं, वो उन छोटे छोटे मंदिर के भी रख रखाव के लिए वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करे, या फिर कभी अपने यहाँ विजिट करे, उनको बुलाए कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट वगैरह है उनको देखिए, ट्रेनिंग ले सकते हैं आप हमारे यहाँ। तो ठीक है, तो इस तरीके से बिग इंस्टीट्यूशंस क्या है, तो वो उनको ऐड किया जा सकता है, उनको कनेक्ट किया जा सकता है बाकी के छोटे छोटे टेम्पल्स के द्वारा, ताकि वो छोटे छोटे टेम्पल्स भी जो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के जो रोल है, जो गुण है, उनको वो बिग इंस्टीट्यूशन से, बिग रिलीजियस टेम्पल से वो सीख पाए। ठीक है, तो इसके लिए ये क्लब आपको एंड हब एंड स्पोक मॉडल की यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए। तो क्लब टेम्पल्स ऑन हब एंड स्पोक मॉडल। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, बिग बिग टेम्पल्स कैन एजुकेट और कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथन, big temples can provide training and strengthen the management of small temples, the management of small temples। पॉज करके लिख लीजिएगा, आपके पास व्यवस्था है। चलिए, इसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें लिखना होगा, तो इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शन। फोर्थ पॉइंट लिखिए, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनरीज। ठीक है, तो सरकार के इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले जो लोग होते हैं, सरकारी संस्था में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अगर सरकार कुछ व्यवस्था करती है, ठीक है, मंदिरों के लिए, तो जो लोग काम कर रहे हैं मंदिरों के लिए सरकार के तौर पे, सरकार के बिहाफ पे, तो उनके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सरकार ये व्यवस्था करे। ठीक है, तो एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनरीज, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी बात कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक मतलब क्या, आम जनता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये किया जा सकता है। तो मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यवस्था की गई है, तो कौन सा, द तमिलनाडु HR एंड CE एक्ट है, जिसके अंदर में ये कहा गया है कि जो कमिटी होगी, 3 लोगों की कमिटी, उसमें SC/ST का एक मेंबर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो अपॉइंट करे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वहां पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का। ठीक है, वहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन
होना चाहिए, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो और केवल एक ही तबके के लिए काम ना हो, बस बाकी के और भी जो तबके हैं उनके लिए भी काम यहाँ पे अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा जो भी डिमांड किए जा रहे हैं कि सरकार को अपने रोल को कम करना चाहिए, कम्युनिटीज को ज़्यादा पावर देना चाहिए, कम्युनिटीज क्या करे, टेम्पल्स को रेगुलेट करने का काम करे, ना कि एक कम्युनिटी का केवल एक ही सेक्शन टेम्पल को रेगुलेट करने का काम करे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना इसके अंडर में हो जाती है, आपको क्लब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्टेट एंड टेम्पल के बीच में कोई रिलेशन लिखने के लिए आता है तो आराम से इन पॉइंट्स को आप वहाँ पे मेंस में भी लिख सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको सारी ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमने एक टॉपिक को कवर किया, इसके बाद हम सेकंड टॉपिक जो कवर करेंगे इसमें लिखा हुआ है सेकंड टॉपिक क्या होगा जो अगले दिन आपको मिलेगा। इसमें हम एनपीआर की बात करेंगे, ओके, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करेंगे सेकंड टॉपिक में। ठीक है, कोई क्वेरी वगैरह होगा, कुछ आपको शंका वगैरह हो गया, कुछ पूछना वगैरह होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, फील फ्री टू कमेंट फॉर दैट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।